लंबी टांगों वाले ऊंट वाला चोर। एक गांव में जगन सेठ नाम का एक बहुत बड़ा धनी व्यक्ति रहता था। उसके घर में बहुत सारा सोना, चांदी, जवाहरात और पैसा हमेशा रहता था। उसके घर पे हमेशा चोरों की चोरी करने के लिए नजर रहती थी। लेकिन जगन सेठ भी बहुत चालाक था। उसने अपना सारा पैसा अपनी सबसे ऊंची वाली मंजिल पर रख रखा था ताकि कोई चोर वहां नहीं पहुंच पाए। और निचली मंजिल पर बहुत सारे सैनिक पहरा देते थे। वहां पर किसी का भी जाना बहुत मुश्किल था। एक दिन गलती से एक कुत्ता वहां पे पहुंच गया। जगन सेठ ने अपने सैनिकों को डांटते हुए कहा, अरे बेवकूफों, कहाँ मर गए सब? क्या करते रहते हो? मैं तुम्हें सोने के लिए पैसा देता हूँ क्या? सभी सैनिक दौड़े दौड़े आए और उन्होंने उस कुत्ते को उठाकर बाहर फेंक दिया। ये सारा तमाशा सैनिक के वेश में खड़ा शेरू चोर देख रहा था। वो जगन सेठ के घर में चोरी करने के इरादे से ही घुसा था। लेकिन उसने देख लिया कि जगन सेठ की ऊपर वाली मंजिल में पहुंचना बहुत ही मुश्किल है, चोरी करना तो दूर की बात। वो वापस अपने अड्डे में आकर अपने साथियों से कहता है, हाँ कालू, पता तो चल गया कि पैसा कहाँ है, लेकिन वहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल है, चोरी करना तो दूर की बात। अरे उस्ताद, तो हम क्या करेंगे? वहाँ नहीं जाएंगे चोरी करने? अरे नहीं, मेरा नाम भी शेरू है, शेरू। ऐसी तरकीब लगाऊंगा कि जगन सेठ भी सोचता रह जाएगा पैसा गया कहाँ और कैसे। अगले ही दिन से शेरू बहुत सारा लोहा और मशीनरी लेकर अपने अड्डे पर आता है। चंद ही दिनों में शेरू लोहे का एक बहुत बड़ा ऊंट बना देता है और उसके अंदर मशीनरी लगा देता है, जिससे वो ऊंट चलने लगता है। बाहर से दिखने में तो वो एक बहुत लंबी टांगों वाला ऊंट लग रहा था, लेकिन अंदर से उसे चलाने वाला शेरू ही था। शेरू अपने एक साथी को उस ऊंट को चलाना सिखाता है और उसे ऊंट के अंदर बिठा देता है और खुद ऊंट की लगाम पकड़कर जगन सेठ की हवेली के बाहर से गुजरता है। जगन सेठ और उसकी बीवी इतने बड़े ऊंट को देखकर हैरान रह जाते हैं। जगन सेठ भागा भागा शेरू के पास आता है। अरे महाराज रुकिए, इतनी लंबी टांगों वाला ऊंट कहाँ से लाया आप? बच्चा, ये जादुई ऊंट है, ये हमें हिमालय के जंगलों से मिला है। क्या कहा महाराज? हिमालय के जंगलों से? वहाँ तो ऊंट होते ही नहीं। बच्चा, तभी तो ये जादुई ऊंट है। ये जिसके भी आंगन में रहेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। जगन सेठ बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी था और एक रात के लिए ऊंट को अपने आंगन में रखने की गुजारिश करता है। शेरू तो चाहता ही यही था। वो ऊंट को लेकर जगन सेठ के आंगन में चला जाता है। रात को जब सभी लोग सो जाते हैं तो शेरू ऊंट के ऊपर चढ़ जाता है और जगन सेठ के तिजोरी वाले कमरे में पहुंच जाता है और सारा पैसा अपने साथी कालू की मदद से ऊंट के पेट में जमा कर लेता है। अगले दिन जब सुबह उठते हैं तो जगन सेठ कर हैरान रह जाता है। अरे मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, मेरा सारा पैसा चोरी हो गया। वो बाहर आकर देखता है तो ऊंट वहीं खड़ा था, लेकिन उसे शेरू कहीं नहीं दिखाई दे रहा था। जगन सेठ सारा माजरा समझ जाता है और इधर शेरू सारा माल चोरी करके फरार हो जाता है। जादुई संतरे का पेड़। चिंटू हर रोज अपनी माँ के सोने के बाद पास के गांव से बाग में लगे हुए छोटे छोटे मीठे मीठे संतरे तोड़ने के लिए जाया करता था। कभी कभी वो अपने दोस्त मिंटू को भी अपने साथ ले जाया करता था। एक दिन चिंटू की माँ ने सोने से पहले उसे चेतावनी दी। देख चिंटू, मैं सोने जा रही हूँ। सुबह 4 बजे की उठी होती हूँ। सारा शरीर टूट रहा है, कितना काम भी बाकी है। अब मुझे 1 घंटा सोने देना, बिल्कुल परेशान मत करना। और खबरदार, जो तू पास वाले बाग में गया, तू जानता नहीं वहाँ सांप, बिच्छू, ना जाने कैसे कैसे जीव हैं। कहीं किसी ने तुझे काट लिया तो क्या होगा? तू मेरी इकलौती संतान है रे। अरे माँ, तुम परेशान क्यों होती हो? मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुम आराम से सो जाओ। पक्का? हाँ पक्का। माँ के सोते ही वादा चिंटू भूल गया और चला गया अपने दोस्त मिंटू के साथ पास वाले बाग में, जहाँ मीठे मीठे रसीले संतरे लगे हुए थे।
अरे मिंटू, माँ ने कहा है जल्दी आने के लिए। अगर जल्दी ना पहुँचा तो वादा टूट जाएगा और आज तो पक्का पिटाई होगी यार। अरे तू टेंशन क्यों ले रहा है? तू चिंता मत कर, फटाफट संतरे तोड़ते हैं और घर जाकर खाएंगे, ठीक है? हाँ यार, ये ठीक है। चिंटू और मिंटू बाग में बड़े बड़े पेड़ों पर चढ़ जाते हैं, फटाफट संतरे तोड़ते हैं और अपने अपने घर लौट जाते हैं। चिंटू अपनी माँ के उठने से पहले पहुँच जाता है और संतरे मजे से खाने लगता है। अचानक उसकी झोली में जितने भी संतरे थे सभी खत्म हो जाते हैं, लेकिन एक संतरा उससे छिलने का नाम ही नहीं लेता। जैसे ही उसकी माँ नींद से जागती है तो चिंटू उससे कहता है, माँ, ये संतरा तो मुझसे खुल ही नहीं रहा। अरे तू फिर से गया था क्या बाग में? अरे माँ, ये तो कल का पड़ा हुआ है। अच्छा ठीक है, दिखा मुझे। चिंटू की माँ उस संतरे को देखकर हैरान रह जाती है। बेटा चिंटू, ये कोई खाने वाला संतरा नहीं है, ये तो सोने का है। क्या कहा माँ? सोने का? हाँ, ये देख बेटा। माँ, अब तो हमारी गरीबी दूर हो गई, हमारे पास बहुत पैसे आएंगे ना। पहले ये बता, तू ये लाया कहाँ से? चिंटू अपनी माँ को सारी बात सच बता देता है। दोनों माँ बेटा बाग में पहुँचते हैं और तब चिंटू की माँ की नजर एक बड़े से पेड़ पर जाती है जहाँ पर सारे ही संतरे सोने के थे। अरे चिंटू बेटा, ये तो कमाल हो गया, सोने के हैं सारे संतरे। जल्दी जल्दी तोड़, भगवान ने मेरी सुन ली। अब तो गरीबी गई रे गई, अब तो भाई कोई चिंता नहीं। चल बेटा, मैं भी तेरे साथ ही पेड़ पर चढ़ जाती हूँ। दोनों माँ बेटा पेड़ पर चढ़ जाते हैं और सारे के सारे संतरे तोड़ लाते हैं और धीरे धीरे उनकी गरीबी बिल्कुल दूर हो जाती है। विशाल सांप का बचाव। चांदपुर गांव में प्रवेश नाम का एक आदमी रहता था। वो बहुत ही गरीब था। वो गांव में लोगों के घरों में काम करके अपना गुजर बसर किया करता था। प्रवेश इतना गरीब था कि उसके पास गांव में रहने के लिए घर भी नहीं था। गांव में सभी लोग उसे रोटी और कपड़ा तो दिया करते थे, लेकिन रहने के लिए कोई उसे मकान नहीं दिया करता था, ना ही उसे कोई गांव में रुकने देता था। इसीलिए वो गांव के बाहर तालाब के पास एक झोपड़ी बनाकर रहता था, क्योंकि उस तालाब के पास गांव का कोई आदमी नहीं जाता था। सब लोग उस तालाब में रहने वाले एक बहुत बड़े सांप से डरा करते थे, क्योंकि लोगों का मानना था कि वो सांप तालाब के पास जाने वाले हर जीव को खा जाता है। प्रवेश भी वहाँ पे डर डर कर रहने लगा, लेकिन वो वहाँ झोपड़ी बनाने के बाद सबसे पहले तालाब में पूजा करने गया। हे तालाब में रहने वाले नाग देवता, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं है, कृपया मुझे यहाँ तालाब के पास झोपड़ी बनाकर रहने दो। मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा, आप मेरी रक्षा करो और समय आने पर मैं आपके लिए जो हो सके वो करूँगा। प्रवेश के ऐसा कहते ही तालाब में से एक बहुत बड़ा सांप बाहर निकला और वो अपना फन फैलाकर प्रवेश के सामने खड़ा हो गया। प्रवेश की धड़कनें रुकने लगी थी, लेकिन तभी वो सांप जैसे तालाब से बाहर आया था वैसे ही तालाब में वापस चला गया। ये देखकर प्रवेश ने भगवान का शुक्रिया अदा किया और इस तरह प्रवेश वहाँ तालाब के पास झोपड़ी बनाकर रहने लगा। वो दिन भर गांव में काम करता और शाम को आकर अपनी झोपड़ी में रहने लगता। कई साल ऐसे ही बीत गए, लेकिन एक दिन प्रवेश हैरान होकर देखने लगा कि उस तालाब के पास काफी सारे लोग इकट्ठे थे। कई बड़ी बड़ी गाड़ियां भी वहाँ थी और गांव के सरपंच भी वहाँ थे, जो एक आदमी से कुछ कह रहे थे। अरे इंजीनियर साहब, यही है वो तालाब जहाँ पे बहुत बड़ा सांप रहता है। अब यहाँ से सड़क बनानी है तो आपको ही कुछ करना पड़ेगा। ये बात सुनते ही प्रवेश समझ गया कि जो गांव के पास से सड़क बननी थी वो इस तालाब के पास होकर गुजरेगी। तभी वहाँ खड़े एक बहुत बड़े इंजीनियर ने कहा, अरे सरपंच जी, आप फिक्र मत कीजिए, ऐसे सांपों को तो हम 2 मिनट में खत्म कर देते हैं। हमारे पास बड़ी बड़ी मशीनें हैं, कुचल के रख देंगे इस नाग को। ऐसा सुनते ही प्रवेश वहाँ आया और वो हाथ जोड़कर सरपंच और इंजीनियर से कहने लगा, अरे साहब, आप सांप को मारिए मत, वो कुछ नहीं कहेगा, इसकी जिम्मेदारी मेरी है।
मैं इस सांप को यहाँ से लेकर कहीं चला जाऊंगा। अगर आप कहें तो मैं पास वाले जंगल में चला जाऊंगा, आप उसे मारिए मत। अरे अरे रुको रुको, कौन हो तुम? सरपंच ने प्रवेश के बारे में सभी लोगों को बताया। सरपंच की बात सुनकर फॉरेस्ट ऑफिसर ने कहा, हाँ हाँ ठीक है, अगर तुम ऐसा करते हो तो हमें कोई एतराज नहीं है। वो सांप जंगल में बड़े आराम से रह सकता है, अगर चाहो तो तुम भी उसके साथ रह सकते हो। प्रवेश ने हाथ जोड़कर नाग देवता का ध्यान किया। नाग देवता प्रणाम, आपने सब सुन ही लिया होगा। अब हमारा यहाँ से जाने का समय आ गया है नाग देवता, आप कृपा करके मेरे साथ चलिए। और सांप प्रवेश के पीछे पीछे एक छोटे बच्चे की तरह जंगल में चला गया। सभी लोग ये देखकर हैरान हो गए। अब प्रवेश और सांप जंगल में अपने नए घर में खुशी खुशी रहने लगे और गांव की तरक्की का रास्ता, वो सड़क भी बड़े आराम से बन गई। इसीलिए कहते हैं ना कि प्यार से हम किसी का भी दिल जीत सकते हैं।